हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 का 6वां लेक्चर करना है। मैं आपको बता दूं कि यह जो लेक्चर हैं यह आपको हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही आपको जो अन्य एग्ज़ाम होंगे जहाँ पर भी आपको यह एक्ट आने वाला है वहाँ पर भी आपको बेहद लाभकारी होने वाला है। और एक चीज़ और, इसमें हम सारे थ्योरी को कवर करेंगे ताकि जो आपका पेपर 1 MCQ बेस्ड है और सेकंड पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है, तो दोनों आपके पेपर बहुत बढ़िया तरीके से आपके कंप्लीट हो सकें। जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपके कई सारे पोस्ट हैं, जैसे LDC के लिए पोस्ट है, UDC के लिए है, सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट, और कई सारे पोस्ट के लिए आपका यह एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। उन सारे पोस्टों के लिए आपको यह एक्ट बहुत ही काम आने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और आगे आने वाले मज़ेदार वीडियो मिल सकें। और आपको मैं एक दो चीज़ और बता दूं कि इसके पहले भी हमने कई सारे एक्ट को कर लिया है, जैसे आपका CCS कंडक्ट रूल हो गया, LTC रूल हो गया, और हमने इनके थ्योरी तो किए ही हैं, साथ में हमने इनके MCQ सीरीज़ को भी कंप्लीट किया हुआ है। तो जैसे ही हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है, जस्ट फिर आपके जो MCQs हैं आपके शुरू कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको MTS के लिए और कई एग्ज़ामों के लिए आपको कंप्यूटर की मैम सीरीज़ चला रही हैं, जिसमें आपको इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की कराई जा रही है कि आपको वो बुक्स में भी नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपको देखना है तो आप उनको भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करें। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुए हो तो कृपया कर आप उससे भी ऐड हो जाइए, जहां पर आपको हमारे PDF इजीली आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 39 तक जो आपके रूल हैं उनको देख लिया था। आज से हम इसके जो 40वां रूल है, या इसको आप धारा भी बोल सकते हो, हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो लिखा हुआ है, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, मतलब जो आपकी कार्रवाई सद्भाव पूर्वक होगी उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। अब इसमें क्या लिखा है, इसके अंदर क्या लिखा है हम देखते हैं। तो इसमें लिखा है, इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाइयाँ विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी। तो समझ में आया इसमें क्या बोला गया है? बताइए मेरे को जल्दी से कमेंट करके, समझ में आया है कि नहीं आया है, कि मैं समझाऊं। तो इसमें मेन आपको याद रखना है कि जो आपकी सद्भाव पूर्वक जो कार्रवाइयाँ हैं, है ना, तो ये किसके विरुद्ध नहीं हो की जाएंगी, किसी विश्वविद्यालय का जो किसी अधिकारी होगा उसके या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध जो कार्रवाई संरक्षण की जो सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण होगा वो इनके लिए इनके विरुद्ध नहीं होगा। समझ आ गया है? बस आपको मेन इतना याद रखना है, बाकी इसमें कुछ भी काम का नहीं है। फिर है 41, इसमें है विश्वविद्यालय के अभिलेख को साबित करने का ढंग। आप हेडिंग से ही समझ गए होगे कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर देखते हैं क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज की जो विश्वविद्यालय के कब्जे में है या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि कुल सचिव द्वारा
प्रमाणित कर दिए जाने पर उस दशा में जिसमें उसकी मूल प्रति पेश किए जाने पर साक्ष्य में ग्रह होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ली जाएगी और उसमें संबंधित मामलों और समव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी। तो इसमें है बोला गया है कि जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, उसके तहत या उस समय जो भी एक्ट या जो भी विधि होगी उसके तहत ही आप जो अभिलेख वगैरह रखने या साबित करने की बात है इसके अनुसार की जाएगी। फिर इसमें एक चीज़ और लिखी है कि विश्वविद्यालय किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय की कोई रसीद है, आवेदन है, सूचना है, आदेश है, कार्रवाई है, संकल्प है या अन्य किसी भी प्रकार का दस्तावेज है जो विश्वविद्यालय के कब्जे में है। एक तो पहली कंडीशन ये है और दूसरा क्या है कि विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से रखेगा रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि। मतलब इसमें बोला गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की, मतलब जो रजिस्टर है उसमें कोई प्रविष्टि है, मतलब उसमें एंट्री बोल सकते हो आप कि जो उसमें एंट्री है उसकी कॉपी जो कुल सचिव होगा उसके द्वारा प्रमाणित अगर कर दिया जाएगा तो उस दिशा में उसकी मूल प्रति पेश किए जाने पर साक्ष्य में ग्रह होती है। फिर इसमें लिखा है उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्रवाई, संकल्प, दस्तावेज या रजिस्टर की प्रतिलिपि के अस्तित्व में प्रथम दृष्टा के रूप में ली जाएगी। मतलब आपको फिर क्या है, आपको जो उसकी ओरिजिनल कॉपी होगी भाई आपकी साक्ष्य के रूप में क्या मानी जाएगी, प्रथम दृष्टा के रूप में आपकी मानी जाएगी। समझ आ गया है? चलिए अब है 42 जिसमें है कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियाँ। मतलब जो जो कठिनाई होगी तो आप उनको दूर कैसे कर सकते हो, के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, इसमें सारा कुछ दिया गया है। तो आपको इसमें मेनली 2 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। पहला प्रावधान है यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, मतलब अगर आपको अधिनियम को प्रभाव में लाने के लिए कुछ कठिनाई उत्पन्न होती हैं तो फिर इसमें लिखा है केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो। मतलब केंद्र सरकार क्या करेगी, राजपत्र के माध्यम से उसमें कुछ ऐसे उपबंध कर देगी कि जो अधिनियम में उपबंध है वो उससे क्या हो, मिसमैच ना हो, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। और क्या है कि उसमें से क्या होगा, अगर वो असंगत होंगे तो भैया कठिनाई होगी, तो क्या बोल देगा वो, भैया आप अगर उपबंध करना है तो आप ऐसे करो कि जो उसमें पहले से प्रावधान दिए गए हैं वो उससे मिसमैच ना हो, ताकि उसमें उससे कठिनाइयाँ भी दूर हो जाएं। समझ आ गया आपको ये चीज़? फिर इसमें लिखा है परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से 3 वर्ष के अवसान के पश्चात नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपको कोई उपबंध लाना है, जैसे सपोज कि 2008 में कोई एक्ट बना विश्वविद्यालय से संबंधित, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी का ही आप मान लो कि गठन किया गया, ऐसे भी अपन पढ़ रहे हैं एक्ट, तो इसके 3 साल तक आप उपबंध कर सकते हो, आप संशोधन कर सकते हो। अगर आप चाहो कि आप 3 साल के बाद अगर आप उसमें कुछ हेर फेर कर सकते हो तो फिर आपके पास ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं। समझ आ गया है? चलिए फिर इसमें दूसरा प्रावधान इसमें लिखा है कि उपधारा 1, जो हमने धारा ऊपर 1 पढ़ी थी उसमें ही बोला गया है कि उपधारा 1 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद में प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। तो मतलब अगर आपको उपबंध करना है तो भैया आपको पहले राजपत्र में प्रकाशित करने तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको संसद के समक्ष भी रखना पड़ेगा। तो आपको संसद के दोनों सदनों में रखना है, और याद रखना है कि कब रख सकते हो, जब आपका जो संसद का जो सदन है वह क्या में हो, सत्र में हो। और कितने दिन के लिए आप रख सकते हो, 30 दिन की अवधि के लिए आप इसको रख सकते हो। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक सत्र में ही आपको 30 दिन चाहिए, आप 2 सत्र को मिला के भी 30 दिन कर सकते हो, और आने वाले जो आगामी सत्र हैं आप उनको भी मिलाकर भी आप 30 दिन कर सकते हो। तो मतलब आपको याद रहे 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको इसको, 30 दिन
के लिए ही रखा जाएगा, इससे ज़्यादा के लिए नहीं रखा जाएगा। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे। मतलब अगर दोनों सदनों में चला गया है, 30 दिन के लिए उसको रख दिया गया है, अगर फिर सदन को लगता है, संसद को लगता है भैया इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो भैया वो चेंजेस होने के पश्चात ही वो प्रभाव में आएंगे। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह आदेश नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। मतलब क्या है इसमें कि अगर संसद को लगता है, दोनों सदनों को लगता है, उनमें पूर्व सहमति भी हो जाती है कि भैया यह आदेश नहीं आना चाहिए या उसमें कोई एक चीज़ ऐड की गई है उसको हटा देना चाहिए, तो फिर क्या होगा, वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है कि जो आप आदेश में परिवर्तन ला रहे हो या आप उस आदेश को निष्प्रभाव कर रहे हो, तो उसके अधीन अगर पहले कोई चीज़ हुई है, तो सपोज मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर प्रावधान है कि आपको 3 साल में ही आपको ग्रेजुएशन को करना है, लेकिन अगर आपने नया नियम दे दिया उसमें बोल दिया कि आपको 5 साल में करना है, तो ऐसा नहीं कि जो जिन्होंने पहले 3 साल में किया होगा तो उनकी आप जो डिग्री है उसको इनवैलिड बोल दो, तो ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने पहले कर लिया तो वो मान्य होगा। तो इतना समझ आ गया है क्या? तो अब हम 43 धारा को देखेंगे या प्रावधान को देखेंगे। तो इसमें है परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद के समक्ष रखा जाना है। तो मतलब आपको हेडिंग से समझ आ गया होगा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इसमें 3 प्रावधान मेनली आपको दिए गए हैं। पहला है, इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियमन, अध्यादेश या विनियमन राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। तो मतलब क्या है, अगर आप इस अधिनियम के तहत किसी प्रकार का परिनियमन बनाते हो, अध्यादेश जारी करते हो या विनियमन करते हो, तो आपको उस चीज़ को राजपत्र में प्रकाशित करना पड़ेगा। पहली चीज़ समझ में आ गई है। फिर इसमें दूसरा प्रावधान है, इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियमन, अध्यादेश या विनियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आपको परिनियमन बना रहे हो, आप अध्यादेश जारी कर रहे हो या विनियमन बना रहे हो, तो आपको संसद के प्रत्येक सदन में उसको पारित करवाना रहेगा, सत्र में होना चाहिए और 30 दिन के लिए आपको रखना पड़ेगा। फिर इसमें लिखा है, यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। तो वही चीज़ जो हमने ऊपर देखा था, या तो आप एक सत्र में ही 30 दिन की अवधि को पूरी कर लो, आप 2 सत्रों को मिलाकर, या फिर क्रमिक रूप से जो आपके सत्र चल रहे हैं उनको मिलाकर भी आप 30 दिन को पूरा कर सकते हो। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियमन, अध्यादेश या विनियमन में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह परिनियमन, अध्यादेश या विनियमन ऐसे परिवर्तित रूप से ही प्रभावी होगा। तो मतलब क्या है कि अगर आपने उनको दोनों सदनों में पारित पेश कर दिया है, 30 दिन के लिए रख दिया है, और उसके पहले या 30 दिन में ही अगर वो दोनों सदनों से पारित हो जाते हैं विथ चेंज के साथ, तो वह इसमें जो चेंजेस किए गए हैं उसके साथ ही वह क्या हो जाएगा, प्रभाव में हो जाएगा। इतना समझ आ गया है। फिर इसमें है, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियमन, अध्यादेश या विनियमन नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह परिनियमन, अध्यादेश या विनियमन निष्प्रभाव हो जाएगा। एक चीज़ और है, अगर आपको चेंजेस करना है तो आप चेंजेस अगर आपने चेंजेस कर दिए और पारित हो जाता है तो आप उस चेंज के साथ आप उसको प्रभाव में ला सकते हो। लेकिन यदि आपको लगता है कि भैया हमको इस चीज़ को हटाना है और आपने पारित कर दिया है तो वह चीज़ भी आप उससे हटा सकते हो। तथापि परिनियमन, अध्यादेश या विनियमन के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले से की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़, अगर कोई चीज़ पहले से अप्लाइड है और आप चाहो कि भैया नहीं अब तो ये नई चीज़ आ गई, तो पहले वाले पूरे
निष्प्रभाव हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले था वो आपका प्रभाव में ही रहेगा। तीसरा प्रावधान है परिनियमन, अध्यादेश या विनियमन बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर ना हो भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी होगी, किंतु किसी परिनियमन, अध्यादेश या विनियमन को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के जिसको ऐसा परिनियमन, अध्यादेश या विनियमन लागू हो हेतु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो वही चीज़ है, ऐसा इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। जो बात पहले की गई थी तो उसी चीज़ को इसमें रिपीट किया गया है कि मतलब आपका अधिनियम के पहले की तारीख से अगर कोई चीज़ आ गई है ना, और फिर आप उसमें चेंजेस वगैरह करते हो और वो लोगों के साथ लोग मतलब उस चीज़ को फॉलो करते हैं और उनको कर लिया है, तो फिर आप उसको निष्प्रभाव नहीं कर सकते हो। वही मैंने जो आपको बताया था कि 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, लेकिन अगर आप कोई नया एक्ट या नया कुछ करके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि यूनिवर्सिटी के तहत नहीं आता है, फिर भी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 साल के लिए आपकी ग्रेजुएशन होती है। आप चाहते हो कि भैया उसको 5 साल के लिए करना है ना, तो जिन्होंने 3 साल के लिए एडमिशन लिया था तो भैया उनकी 3 साल के लिए होगी जब तक उनकी कंप्लीट नहीं हो जाती है। जो नए फ्रेशर्स होंगे उनके लिए 5 साल के लिए यह रूल अप्लाई होगा। तो समझ आ गया है कि क्या था? जल्दी से मेरे को अभी और कमेंट करके बताइए, समझ आ गया है क्या है? थोड़ा बड़ा एक्ट है, टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ही करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आपके समझ में आ जाएं, आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे और ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। और मैं आपको 1-2 चीज़ और बता दूँ कि इसके पहले हमने CCS कंडक्ट रूल और CCS LTC रूल भी हमने कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा तीसरा एक्ट चल रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट। जैसे ही हमारे कंप्लीट होगा हम एक नया एक्ट शुरू कर देंगे और हम नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग भी साथ साथ लेते चलेंगे, है ना। तो बस उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोज़ को देख सकें और हमारे लिए मोटिवेशन मिल सके। बस आपको थोड़ा इतना ही काम करना है, बाकी इसके अलावा आपको कुछ भी काम नहीं करना है। जल्दी से मेरे को बताइए कमेंट में आपको इतना समझ आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। आ गया है क्या? चलिए अब अगला है इसमें 44 नंबर पे कि संक्रमणकालीन उपबंध, मतलब जो संक्रमणकालीन उपबंध है उसमें कौन कौन से उपबंध होंगे। तो इसमें लिखा है इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, अब आपको बहुत सारे दिए गए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं कि पहला है इसमें प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों पर जो ठीक समझी जाएं नियुक्त किए जाएंगे। मतलब जो पहले कुलाधिपति होंगे और जो पहले कुलपति होंगे वो कुलाध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी रीति और शर्तों से नियुक्त किए जाएंगे जो वह ठीक समझे। और उक्त प्रत्येक अधिकारी 5 वर्ष से अनधिक की अवधि तक जो कुलाध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए पद धारण करेगा। और इसके अलावा भी जो और अधिकारी हैं वो 5 साल से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किए जाएंगे, जो राष्ट्रपति या कुलाध्यक्ष विनिर्दिष्ट करें। इतना समझ आ गया है। फिर दूसरा है इस संक्रमणकालीन उपबंध देख रहे हैं हम। फिर इसमें दूसरा है प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और प्रत्येक अधिकारी 3 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। मतलब क्या है कि हमने जो प्रथम कुलाधिपति और कुलपति दोनों का टेन्योर कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। मतलब इसमें जो ये उक्त प्रत्येक अधिकारी बोल रहे हैं ना, ये प्रत्येक अधिकारी से तात्पर्य है कि कुलाधिपति और कुलपति है ना, तो इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कुल सचिव और वित्त अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो 3 वर्ष का होगा। कौन नियुक्त करेगा? कुलाध्यक्ष करेगा। तो 4 लोगों को कौन नियुक्त कर रहा है? कुलाध्यक्ष मतलब अपने जो विजिटर हैं वो नियुक्त कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन नियुक्त कर रहा है और किसका कितने साल तक का कार्यकाल होता है। फिर इसमें है प्रथम सभा और प्रथम कार्य परिषद में क्रमशः
31 और 11 से अनधिक सदस्य होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे और 3 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है जितने भी हम ये संक्रमणकालीन उपबंध देख रहे हैं। आपको एग्जाम में सीधे प्रश्न आ जाएगा कि जो आपकी प्रथम सभा है इसमें आपके मैक्स टू मैक्स कितने सदस्य हो सकते हैं, तो कितने होंगे, 31 होंगे। आपकी जो कार्य परिषद है इसमें मैक्स टू मैक्स कितने सदस्य होंगे, 11 सदस्य होंगे। सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित किए जाएंगे कि नॉमिनेट किए जाएंगे, तो भैया नॉमिनेट किए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा कि केंद्र सरकार के द्वारा, तो केंद्रीय सरकार के द्वारा किए जाएंगे। कितने साल तक पद धारण करेंगे, 5 साल की 3 साल, तो 3 साल तक के लिए यह पद धारण करेंगे। फिर अगला इसमें है प्रथम विद्या परिषद में 21 से अनधिक सदस्य होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे और 3 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। तो मतलब जो आपकी विद्या परिषद है उसमें कितने सदस्य होंगे, 21 सदस्य होंगे। सभा में कितने होंगे, सभा में आपके होंगे 31। इसके बाद आपके जो कार्य परिषद है इसमें कितने होंगे आपके 11, और जो आपकी विद्या परिषद है इसमें आपके कितने होंगे 21। तीनों का कार्यकाल कितना है, 3 साल के लिए। तीनों को क्या किया जाएगा, नॉमिनेट। किसके द्वारा किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो इतना आपको समझ आ गया है, बताइए मेरे को। बहुत महत्वपूर्ण है संक्रमणकालीन उपबंध, सीधे सीधे एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। फिर इसमें है वह अधिकारी या सदस्य जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नाम निर्देशन किया गया है, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती तो पद धारण करता। समझ आ गया। तो वही चीज़ ऐसा मेन आपको टेन्योर याद रखना है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाना है, कितने किसमें मेंबर्स होंगे, आपको मेन आपको इसी चीज़ को याद रखना है। तो इतना समझ आ गया है, जल्दी से बताइए मेरे को। तो हम 45वें नंबर पर चलते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है 1973 के मध्य प्रदेश अधिनियम 22 का संशोधन। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम था 1973 का, उसमें उसका जो क्रमांक था 22, उसमें हमने क्या किया है, संशोधन किया है। अब क्या क्या संशोधन किए हैं इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आपको 2 मेन प्रावधान दिए हैं। पहला है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की दूसरी अनुसूची में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा। तो मतलब इसमें क्या है कि जो मध्य प्रदेश का जो विश्वविद्यालय अधिनियम था उसमें गुरु घासीदास और हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय के लिए प्रावधान किया गया था। तो उसमें से क्या करना है, लोप करना है। किसका, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का और डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय के जितने भी प्रावधान थे, जो चीज़ थी उस काम को लोप करना है। फिर दूसरा है ऐसे लोप के होते हुए भी, मतलब जो लोप हैं उनके होते हुए भी, अब 2 इसमें मेन प्रावधान है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, जारी किए गए आदेश, प्रदत्त की गई उपाधियां और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां, प्रदान किए गए डिप्लोमा प्रमाण पत्र, स्वीकृत किए गए विशेष अधिकार या की गई अन्य बातें इस अधिनियम के तथ्य स्थानीय उपबंधों के अधीन क्रमशः की गई, जारी किए गए, प्रदत्त की गई, प्रदान किए गए, स्वीकृत किए गए या की गई समझी जाएंगी, और जैसा इस अधिनियम या परिनियमन के अधीन अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि वे इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अधिक्रांत नहीं दिए जाते। तो मतलब क्या है कि आपको पहले यह था स्टेट यूनिवर्सिटी हरि सिंह गौड़, है ना, तो उस अब यूनिवर्सिटी है तो उसमें आपको डिप्लोमा मिलेगा, डिग्रियां मिलेगी, उपाधियां मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। तो उसमें है बोला गया है कि जो आपको मिले हैं उसको आप ये नहीं बोल सकते कि भैया अब वो रॉन्ग है, यानी आप उसको निष्प्रभाव कर दो, तो आप उस चीज़ को आप नहीं करोगे। समझ आ गया है। फिर इसमें शिक्षकों की नियुक्ति या पदोन्नति के लिए चयन समितियों की कार्यवाहियों
जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले हो चुकी थीं, ऐसी चयन समितियों की सिफारिशों के संबंध में कार्य परिषद की सभी कार्रवाइयाँ जहाँ इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले उनके आधार पर नियुक्तियों के कोई आदेश पारित नहीं किए गए थे। तो मतलब क्या है कि देखो, अब पहले से था तो उसमें भैया शिक्षक भी होंगे, उनका प्रमोशन भी हुआ होगा, चयन समितियां भी बनी होंगी, है ना, पहले से, क्योंकि अब अभी जब तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी था, है ना, तो उसमें बोला गया है कि ऐसी चयन समितियों की सिफारिश के संबंध में कार्य परिषद की सभी कार्रवाइयाँ जहाँ इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले इनके आधार पर नियुक्त किए कुछ काम का नहीं है, वही चीज़ है। इस बात के होते हुए भी कि चयन के लिए प्रक्रिया का इस अधिनियम द्वारा उपांतरण किया जा चुका है, विधिमान्य की गई समझी जाएंगी, किंतु ऐसे लंबित चयन के संबंध में आगे की कार्रवाइयाँ इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार होंगी और उस प्रक्रम से जारी होगी जहाँ पर ऐसा प्रारंभ होने के ठीक पहले थी, सिवाय तब तक संबद्ध प्राधिकारी कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के प्रतिकूल विनिश्चय लेते हैं। तो मतलब वही चीज़ है, ऐसा कि जो पहले से है वो बना रहेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि भैया कुछ मामले कुलाध्यक्ष के पास पहुंच जाते हैं, तो भैया फिर वो डिसाइड करेगा कि क्या कुछ होना है ना। तो वही सब है कि ऐसा इसमें कुछ समझने के लिए नहीं, बस आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो एक्ट था 1973 था, उसमें किसका लोप किया गया था, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी और गुरु घासीदास का। समझ आ गया है। देखो, हमने फिर और भी यूनिवर्सिटी थी उनका भी लोप किया है, तो इसके लिए आपको 46 नंबर का देखना है। इसमें लिखा है 1973 के राष्ट्रपति अधिनियम 10 का संशोधन। ये क्या है, ये राष्ट्रपति अधिनियम था 10वें नंबर का, उसमें संशोधन किया गया है और इसमें आपके कई सारे प्रावधान हैं। पहला तो है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में अब क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, क्या क्या लोप किए गए हैं, हम देखते हैं। धारा 4 की उपधारा 1 में और गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम 25 अप्रैल 1989 से हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर जिला गढ़वाल होगा। तो आपको याद रखना है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम कब बदल के हेमवती नंदन किया गया है, तो 25 अप्रैल 1989 को। कहाँ पर है, श्रीनगर, मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर इसमें है धारा 20 की उपधारा 1 के खंड घ में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय शब्दों का लोप किया जाएगा। ठीक है, फिर है धारा 52 की उपधारा 2 में कुमायूं और गढ़वाल विश्वविद्यालय शब्दों के स्थान पर कुमायूं विश्वविद्यालय रखे जाएंगे। मतलब कुमायूं गढ़वाल जो पहले मिक्स था उसको गढ़वाल को अलग करके उन्हें सिर्फ कुमायूं के नाम से ही रखा जाएगा। फिर धारा 72 खा का लोप किया जाएगा। अनुसूची में क्रम संख्या 8 उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा। तो कुछ काम का नहीं है, बस आपको नाम याद रखने हैं, क्या नाम है, कब रखे गए हैं, बस आपको मेन जिस पे मैंने कट्टे से लगा दिया है आपको उसको नहीं देखना है ना। तो आपको बस ऊपर के जो 2 हैं उसको ही आपको मेन देखना है, और वही चीज़ इसमें आपको भी सेम रहेगी। तो इसको आप पढ़ लेना, आप इसका 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको 1 मिनट रुका हूँ, इसको आप खुद से ही रीड करेंगे। जो हमने पहले ऊपर पढ़ा है सेम वो ही प्रावधान आपके इसमें भी हैं। तो जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम 47 में देखते हैं। इसमें लिखा है निरसन और व्यावृत्ति। तो इसको भी मैं नहीं बताऊंगा आपके लिए, इसको आपको खुद से रीड करना है। तो आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ समझाने का नहीं है, सारा रीड करने का है, आप स्वयं से इसको आप कर सकते हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसमें 2 अनुसूचियाँ थीं, तो हमने पहली अनुसूची के जितने भी प्रावधान थे सारे हमने आज की क्लास में इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। ले लिया है क्या स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? तो जो आपकी जो पहली अनुसूची थी उसको हमने देख लिया है, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें आपको कुछ ए राज्य वगैरह भी कुछ दिए गए हैं कि किस राज्य में कौन सा यूनिवर्सिटी है, उसका अधिकारी तक कहाँ तक का है। तो अगर आप चाहो तो आप पहली अनुसूची के तहत इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आ जाएगा। कुछ इसमें ऐसा समझाने का नहीं है, तो जिससे आज हम जल्दी से लीजिए इसको, ताकि आज हमारा जो
टॉपिक है पहली अनुसूची वाला वो कंप्लीट हो जाए। तो ये हैं आपके पूरे कंप्लीट 16 हैं इसमें, तो इसको आप ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। तो अब हम कल से जो आपकी दूसरी अनुसूची है हम इसको शुरू करेंगे। तो मिलते हैं एक अगले लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।